मैं तो आपको सुन रहा था। मैं अगर ये कहूं कि आपके कार्यक्रम में बीजेपी के प्रवक्ता की कोई जरूरत ही नहीं होती है। आपने ओपनिंग में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतना बचाव कर दिया और ये साबित कर दिया देश के सामने कि जो बीजेपी से सवाल कर रहा है वो देशभक्त नहीं है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं बोला। नोटबंदी में मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला कि जो बीजेपी से सवाल कर रहा है वो देशभक्त नहीं है। मैं तो बीजेपी की सरकार से सवाल कर रहा हूँ। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। लेकिन हाँ, जो अफवाह के बाजार को गर्म कर रहा है वो देशभक्त है कि नहीं है, वो आप बताइए। जो अफवाह के बाजार को गर्म कर रहा है। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। देखिए अमीश भाई, मीडिया राजीव शुक्ला सुझाव दे रहे थे सरकार को, इरफान अंसारी सुझाव दे रहे थे सरकार को। सुन लीजिए। अब सदन में, अब सदन या सदन के बाहर या देश में कौन सा नेता है जो कह रहा है कि हमारे नेता जाएंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वीजा दे दे सरकार? जा सकते हैं क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज? इस तरह की बातें हो रही हैं। चुप, बिल्कुल चुप। अब सुन लीजिए ना, हम ये कह रहे हैं कि मीडिया की और एक सच्चे पत्रकार की ये जिम्मेदारी है कि सवाल सरकार से हो। आप सरकार से कहलवाइए ना कि कोई कमी नहीं है। कहलवाइए ना कि गोरखपुर में क्यों मारपीट हो रही है, क्यों अयोध्या में होटल बंद हो गए हैं, क्यों प्रसाद नहीं बन रहा है। हिम्मत। मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपकी डिबेट में आने से पहले अभी मुझे एक फोन आया काकोरी लखनऊ से, 2 लोग परेशान, उनकी बेटियों की एक की कल आज शादी है, एक की कल शादी है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, कैसे खाना बनेगा? बताइए भला। आप कह रहे हैं कि जो सवाल कर रहा है वो विपक्ष का है और आपने उसमें नहीं कोई परेशानी है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, बड़ा वैलिड आपने सवाल उठाया। अब आए ना लाइन पे, जिनके बच्चों की शादी है उनको एलपीजी सिलेंडर की किल्लत हो रही है। बिल्कुल आपने सही बात बोली, लेकिन क्यों हो रही है? क्या बोला तूने? जो आपके नेताओं ने बयान दिए और लोगों ने होर्डिंग करनी शुरू कर दी, उसके बाद सरकार को निर्णय देना पड़ा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बात। कितने विपक्ष के नेताओं ने बयान दिया, देखिए खत्म होने वाला एलपीजी सिलेंडर लेके रख लीजिए। कोई सेंसेस बात नहीं। हालत खराब हो जाएगी आप लोगों की। बहुत गर्मी है, देखा अपनी गर्मी। अब यही काम हमारे में करते थे, यही काम कोविड में किया, अरविंद केजरीवाल से लेकर आप तक। बस ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने, असली बात बता। अब सुन लीजिए, मैं कोविड पे आ रहा हूँ। पाएगा मजा खेल का। क्या सरकार कह सकती है कि जितने भी लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई, सरकार तो मुकर गई कि हमने किसी को नहीं कहा वैक्सीन लगवाने के लिए? और सरकार किस तरीके से कोरोना भगा रही थी? ताली बजा के दिए जला करके। ये तो वैज्ञानिकों की फौज है ना इनके यहाँ, बीजेपी के यहाँ। बीजेपी को कोई संकट नहीं है, ना बीजेपी के समर्थकों को संकट है गैस का। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ना अंधभक्तों को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनको फार्मूला दे दिया है। गंदी नाली में गैस डालिए और किचन में लगा लीजिए, खाना बनाइए। संकट तो हम लोगों के सामने है। तो आप भी लगा लीजिए बायोगैस। नहीं समझना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ वैक्सीन पे सत्य क्या था। अखिलेश यादव जी ने कहा बीजेपी का वैक्सीन है, जबकि वो 5-6 देशों के सहयोग से बना हुआ वैक्सीन था, जो भारत ने भी उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाई। वेरी गुड। कोविड को मोविड किसने लिखा? हमको नहीं पता। ये कोविड को मोविड कहा राहुल गांधी जी ने। यानी उस समय इस प्रकार से एक भय का वातावरण देश में। लेकिन सुधांशु जी, एक भय का वातावरण तो देखिए, कोविड एक आपदा तो थी, इसमें तो कोई इंकार नहीं कर सकता। इट वाज मतलब बहुत ही बुरी आपदा थी, हमने कई लोगों की जाने जाती हुई देखी। देखिए दिक्कत है, इस समय खाड़ी देशों में दिक्कत है, समस्या है, समस्या को एक्सेप्ट सरकार भी कर रही है, लेकिन पॉइंट है कम्युनिकेशन गैप है। ऑपोजिशन ये कह रहा है, बंद कमरे में ऑपोजिशन को समझाया भी जा सकता है, अरविंद जी को बुलाकर, अखिलेश जी को बुलाकर, राहुल जी को बुलाकर बताया जा सकता है। क्या सरकार ये कदम उठा सकती है? कॉन्फिडेंस में ले ले ऑपोजिशन को, दैट कैन बी डन और नॉट? मैं कह रहा हूं आज के इस सूचना क्रांति के दौर में अगर किसी को समझने के लिए जरूरत है कि मतलब दुनिया में युद्ध हो रहा है और वो क्षेत्र जहां से कि हमारा मुख्य तेल आता है वो युद्ध में फंसा हुआ है और दुनिया भर में संकट है। मैं फिर बता दूं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश छोड़िए, फिलीपींस और इंडोनेशिया ने अभी राशनिंग कर दी है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। सुधांशु जी ने आज आपके चैनल पर किन देशों के साथ हमारा कंपैरिजन किया? बोले पाकिस्तान को देखो, बांग्लादेश को देखो, फिलीपींस को देखो, इंडोनेशिया को देखो। ये हालत कर दी आज इन्होंने भारत की कि हम इन कंट्रीज के साथ कंपेयर करेंगे। बड़ी शर्म की बात है। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा रशिया को देखो, चाइना को देखो, यूएस को देखो, वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप जितने भी उनको देखो। किसी का नाम लिया इन्होंने? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या चाहते हैं? हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस इनके बीच में उलझे रहे, ये बनाना चाहते हैं ये भारत को। ये इनकी असली तस्वीर है। तुम्हें शर्म है कुछ? दूसरा, अफवाह फैलाने का काम किसने किया अमीश जी? सबसे पहला काम इन्होंने ये कहा कि हमारे पास स्टॉक है, बिल्कुल दाम नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल शॉर्टेज नहीं होगा। अगले दिन सुबह 60 रुपए दाम बढ़ा दिया एलपीजी के। सबसे बड़ी अफवाह तो उससे फैली। तुम चुल्लू पर पानी में जाके डूब के आ जाओ।
सरकार ने खुद फैलाई है अफवाह। क्यों बढ़ाए दाम अगर इनके पास पूरा स्टॉक था तो? ये प्राइस को रोक नहीं सकते थे। फिर उसके बाद इन्होंने जब इनके पास सफिशिएंट स्टॉक, आप कह रहे हैं 75 दिन का स्टॉक है, ये कह रहे हैं 45 दिन का स्टॉक है, तो फिर कमर्शियल सप्लाई क्यों बंद कर दी भैया आपने? नहीं तू बीच में गायब बोल रहा है बिलौटा। आप क्यों राशन किया हो गए? जब आपके 75 डेज का 75 डेज का आपने फैलाई है। क्रूड ऑयल का, तू बीच में काय बोल रहा है? क्रूड ऑयल यानी डीजल पेट्रोल का 75 डेज का स्टॉक है। एलपीजी का स्टॉक उतना मेंटेन ही नहीं कर सकता कोई देश। चड्ढा समझाओ इससे, समझाओ। अरे अमीश जी, एलपीजी भी उसी क्रूड ऑयल से ही निकलती है, सारी गैसेस उसी से बनती हैं, रिफाइनरी के अंदर इनको अलग अलग किया जाता है। क्रूड ऑयल में सब कुछ आ गया, पेट्रोलियम पदार्थ सारे। गजब बेइज्जती है। मैं ये कहना चाहता हूं अमीश जी कि देश का नुकसान अगर किसी ने किया तो वो इस वजह से किया कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की अगर लड़ाई चल रही थी, हमारा उसमें कोई स्टेक नहीं था। एक दिन पहले इजराइल में जाके बैठ जाना और अमेरिका की भाषा बोलना, एक साइड ले लेना युद्ध में, ये सबसे बड़ा देश के लिए नुकसान था। प्रधानमंत्री को पता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा कितनी सप्लाई आती है, उन्होंने उसके बावजूद ईरान के साथ रिश्ते खराब किए, उन्होंने उसके बावजूद अपने हालात बिगाड़े, देश के लोगों को इस मुसीबत में डाला। उनका क्या बिगड़ा? प्रधानमंत्री जी तो सुबह सुबह अपने काफिले में निकलते हैं तेल फूकते हुए, और उसके बाद एरोप्लेन में गए और कोच्चि में जाके हेलीकॉप्टर में जाके वहां स्थल तक पहुंचे और एक झंडी दिखा के वापस आ गए, नंगा करके नहला रहा। खुद तेल फूकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां प्रचार करने जाना है उनको। क्यों भाई? आज उनको दिल्ली में नहीं होना चाहिए था, आज उनको सदन में नहीं होना चाहिए था। क्योंकि भगवान ने उसे तुम लोगों जैसा नहीं बनाया है। वो जवान तो है मगर उसका दिमाग अभी भी बच्चे जैसा है, एक भोला भाला मासूम बच्चा जो अच्छे बुरे में फर्क नहीं समझता। तुम लोगों ने उसे बुरी तरह मारा पीटा, उसका स्कूटर तोड़ दिया। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। देश में इस वक्त ये जो चुनावी राजनीति है उसकी मानसिकता से थोड़ा हट के देश की सोचनी चाहिए। यस, 12वीं साल में जो सरकार पे संकट आया है, देश पर जो संकट आया है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने पूरे क्राइसिस पर 12वें दिन बोला है। तो सच से सामना तो हो ही रहा है। आत्मनिर्भरता स्लोगन तो हो सकता है, लेकिन सच से सामना तो हो रहा है। अभी आपको सुधांशु जी ने कुछ तो माना है कि संकट है, नहीं तो आमतौर पर बीजेपी मानती नहीं, सब भला चंगा ही मानते हैं। सब चंगासी। दरअसल पेंडुलम जो नीति चल रही है ना, कभी इधर कभी उधर, बिन पेंदी का लोटा इधर उधर घुमाते हुए, उसे काम चलने वाला नहीं है। बिन पेंदी का लोटा? रुकिए, अरे रुको जरा, सब्र करो। देखिए, तेल के भारत के थानेदार ने 30 दिन का कर्फ्यू में ढील दिया है, तो जितना है ले लीजिए। अभी बात तो सही है। देखिए, हम लोग यही तो चाहते हैं कि सरकार ये बता दे कि भाई कोई संकट नहीं, और जहां संकट हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सरकारें ज्यादातर इनकी हैं हर राज्यों में। और आप एक बात कह रहे हैं कि आपदा में अवसर विपक्ष खोजता है। आपदा में अवसर खोजने के जनक कौन है? उनका नाम क्या है? मालूम है। उनका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी, जो आपदा में अवसर खोजते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जो गैस नाली से गैस निकालते हैं। तो देखिए, इस वैज्ञानिक रूप से देश का संकट नहीं जाएगा, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और देश को भरोसे में लेना पड़ेगा। मैं फिर आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, विपक्ष जो है वो सरकार का आईना होता है। विपक्ष से दुश्मनी मत मानिए, आप उससे सलाह लीजिए। अगर विपक्ष का कोई नेता आपको सलाह दे रहा है, सरकार को कोई सुझाव दे रहा है, तो देश पैनिक ना हो, देश के सामने संकट ना आए। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर देश में कोई संकट है तो उसको मिलकर लड़ना है। उसको बीजेपी अपने पे ले लेती, जो हमसे सवाल कर रहा है वो देशभक्त नहीं है। अरे भाई, सबसे ज्यादा देश को बर्बाद अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी ने किया है। 50 साल पीछे ले गए देश को। 20 सेकंड आंसर, देन अनुराग ढांडा एंड मरूपनाथ। बस मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आज के सूचना जो मैं बाकी पूरा नहीं कर पाया, सूचना क्रांति के दौर में सबको दिखाई पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अमीश जी, आपके टीवी चैनल, तमाम टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि लेबनान में क्या हो रहा है, बेरूत में क्या हो रहा है, स्थिति क्या है कि ईरान के एक जहाज ने कोची में हमसे शरण ले रखी है। अगर इतना सामने दिखने के बाद कोई ये कहे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई आके मुझे समझाए, तो ये स्थिति हो गई कि सामने एक तरबूज खड़ा दिख रहा है, मगर फिर भी कहे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी या तो वो बहुत ही धूर्तता, लंपटता के साथ काम कर रहा है, या उसकी बुद्धि चने जितनी। बताता हूँ, पहले ये देखो। मैं 10 सेकंड में अपना वाक्य पूरा कर दूं। बोल। और क्या बताएं, ये लोग तो इतने बुद्धिमान हैं, और जो कहते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, खुद देखिए कितने पढ़े लिखे। अब बताइए, दुनिया लड़ाई हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तेल की सप्लाई रुक रही है। नंबर 2, सरकार ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हम दूसरे सोर्सेज से तेल मंगा रहे हैं और हम इसकी तेल की कमी नहीं होने देंगे, और हमारे पास 75% दूसरे सोर्स से आ रहा। अब इन तीन में समझना क्या, जरा बताइए। हम समझाते हैं। देखिए,
देखिए अमित भाई, युद्ध हो रहा है, ये पूरी दुनिया जान रही है, और युद्ध अगर हो रहा है तो उसके लिए संकट हर देश में है। उस संकट, ये हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी की वजह से संकट है, लेकिन इस तरीके के संकट ना आए उसके लिए अगर विपक्ष कोई सुझाव दे रहा है तो आप कह रहे हैं लंपट हैं, कम समझदार हैं, चने के बराबर हैं। ये सब वो लोग हैं जो गंदी नाली के गैस से चाय बना करके पी के आ रहे हैं। यह है बुद्धिजीवी लोग। अब ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को क्या कहें जो बादलों में रडार को से बच जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो गंदी गैस से चाय बना लेते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? किस किस तरीके ताली थाली और दीप जला करके कोरोना भगा लेते हैं। तो ऐसे बुद्धिजीवियों से भगवान बचाए। हर आदमी डर के जीना भी कोई जीना है। इसमें मुझे एक बात याद आई, इसमें मुझे एक बात याद आई कि डर के जीना भी कोई जीना है तो खुल के जियो। किस बात का घबराना? जितना राम जी ने जितनी राम जी ने चाबी भर दी उतना ही चले खिलौना। जितनी राम ने चाबी भर दी उतना ही चले खिलौना। डर के जीना भी क्या जीना? तो मोदी जी ने भरी है। अरे अभी तो मोदी जी ने भरी है, इसीलिए पूरा देश डर रहा है। और मेरा निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो लिंक को कॉपी करें और घर घर तक पहुंचाएं।